नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार यादव अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी फंडामेंटल्स के माध्यम से, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अपने YouTube चैनल पे मैं ज्योग्राफी से संबंधित अध्ययन करवा रहा हूं या ज्योग्राफी से संबंधित कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूं। और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, जैसे कि मैंने कहा था कि मेरी जो विचारधारा है या ज्योग्राफी को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य है कि ज्योग्राफी को अच्छे से समझना, उसकी व्यवहारिकता को समझना, ज्योग्राफी की मूल अवधारणा को समझना, और उसी मूल अवधारणा को सार्थक बनाने के लिए मैंने अपनी जो ये नेक्स्ट वीडियो श्रृंखला है, इसका जो पहला इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था वो भौतिक भूगोल का पोर्शन था, जो फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन था, जिसको मैंने भौतिक भूगोल का मूल कहा था। भौतिक भूगोल का भू आकृति विज्ञान, क्या भू आकृति विज्ञान का इंट्रोडक्शन कह लो या उसका परिचय कह लो, उससे संबंधित था। और उसी श्रृंखला में या उसी कड़ी में भू आकृति विज्ञान से संबंधित ही आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, उसका परिचय लेंगे। वो है समुद्र विज्ञान। क्या है? समुद्र विज्ञान। जैसे कि मैं अक्सर चर्चा करता हूं कि हम इसकी क्या व्यापकता को देखेंगे। पहले हम शब्द से पकड़ेंगे इसकी व्यापकता, कि समुद्र विज्ञान शब्द की व्यापकता क्या है। व्यापकता से हम क्या करेंगे, व्यापकता के बाद हम इसको और संक्षेप की बजाय विस्तृत रूप से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। और इसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम किस चीज का अध्ययन करेंगे? आज हम अध्ययन करेंगे समुद्र विज्ञान का। तो समुद्र विज्ञान, आप सब लोगों को पता है कि जो ब्रह्मांड है, जो ग्लोब है, उस पर 70%, 70% के लगभग क्या है? जलमंडल है। 70% भाग पे जल उपलब्ध है। अगर हम आंकड़ों को देखें संपूर्ण ब्रह्मांड पे या अपने अर्थ पृथ्वी पे, तो हम आंकड़े लेते हैं तो ये फैक्ट सामने आते हैं हमारे। करोड़ वर्ग किलोमीटर, ये हमारे संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल पे 14.106 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर क्या है? अर्थ है, पृथ्वी है। और 36.889 करोड़ किलोमीटर पे क्या है? जल है। ये हमारा स्थल भाग है। ये क्या है? स्थल है। और ये क्या है? जलमंडल है। तो औसतन जो हमारा वो है, उस पे ब्रह्मांड पे जलमंडल का आवरण अधिकतम है या ज्यादा है औसतन। और इसी को हम आगे पढ़ेंगे। जलमंडल, इसकी जो पृथ्वी पे है जलमंडल, इसकी शुरुआत कहूं या जलमंडल का अध्ययन कहां, या जलमंडल की व्यापकता को हम ले, उस चीज का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर जे प्राउडमैन। कौन थे प्रोफेसर? एक प्रोफेसर हुए, समुद्र विज्ञानी हुए, जे प्राउडमैन। क्या नाम था उनका? प्रोफेसर जे प्राउडमैन। प्रोफेसर जे प्राउडमैन ने क्या कहा समुद्र विज्ञान के बारे में? समुद्र विज्ञान के बारे में प्रोफेसर जे प्राउडमैन ने कहा कि जो समुद्र विज्ञान है वो क्या है, किन किन की विशेषताओं को, सागरीय जल और सागरीय जल से संबंधित गतियां और उष्मा गतियों का अध्ययन करता है। ये प्रोफेसर जे प्राउडमैन का कथन था। इस कथन को उन्होंने सेंटर में रखते हुए समुद्र विज्ञान की व्यापकता दर्शाई या उसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया। इस चीज को आप समझिए, सागरीय जल, गति एवं उष्मा गति, इनमें उसमें तीनों चीजों को इंक्लूड किया। किसने? प्रोफेसर जे प्राउडमैन ने। और उन्होंने आगे बढ़ते हुए समुद्र विज्ञान को इस तरह से उसका डिस्क्रिप्शन दिया। वो निम्न प्रकार से है। जो सागरीय विज्ञान में हम पढ़ेंगे वो है सागरीय भूविज्ञान, कहें इसे हमें, या कहें सागरीय भू आकृति विज्ञान। सागरीय भू आकृति विज्ञान या भौतिक समुद्र विज्ञान भी कह सकते हैं। समुद्र विज्ञान को भौतिक समुद्र विज्ञान, इसको भौतिक समुद्र विज्ञान कहेंगे। इसका एक लास्ट में हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसको क्या कह सकते हैं? सागरीय भूविज्ञान, सागरीय भू आकृति विज्ञान और
भौतिक समुद्र विज्ञान। उसके बाद जो समुद्र विज्ञान है उसका विकास किस प्रकार हुआ, किन अवस्थाओं में हुआ, किस श्रेणी में हुआ, या हम कहें कि किस क्रम में हुआ, कि किस क्रम वाइज, इसका क्रमवार समुद्र विज्ञान किस तरह से बढ़ा। सबसे पहले आता है होमर से हिकेटियस का काल। कौन थे? महाकवि होमर। महाकवि होमर को क्या कहते हैं? इनको महाकवि होमर। महाकवि होमर से लेकर के हिकेटियस का काल यह था 1000 ईसा पूर्व से लेकर बिफोर क्राइस्ट और 500 ईसा पूर्व तक। होमर का होमर से लेकर हिकेटियस का काल जो कहलाता था समुद्र विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के, और इस काल को क्या कहेंगे? व्यक्तिगत समुद्र यात्राओं का काल। होमर हिकेटियस ने क्या किया? हिकेटियस भूगोल के क्या है? जन्मदाता है। होमर और हिकेटियस के काल को क्या कहेंगे? व्यक्तिगत समुद्री यात्राओं का काल। कौन सा काल? व्यक्तिगत समुद्री। इन्होंने क्या है? व्यक्तिगत रूप से समुद्र का अध्ययन अध्यापन के कार्य शुरू किया, उसकी व्यापकता की ओर आगे बढ़े। फिर आता है दूसरी सदी से लेकर 14वीं सेकंड से लेकर के और ये 14th सेंचुरी तक, दूसरी सदी से लेकर 14वीं सदी तक का जो कालक्रम था समुद्र विज्ञान के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? कालक्रम समुद्र विज्ञान के संदर्भ में। दूसरी सदी से लेकर के ये कहा अंध युग कहलाया। और भौतिक भूगोल के जो विषय को हमने पढ़ाया, भूआकृति विज्ञान को, भूआकृति के कालक्रम का था, वो भी दूसरी सदी से लेकर के और 14वीं सदी तक का अंध युग ही कहलाया। और समुद्र विज्ञान का भी दूसरी सदी से लेकर के 14वीं सदी का जो काल था वो अंध युग कहलाया। इसमें ज़्यादा अन्वेषण या खोज या व्यक्तिगत समुद्र यात्राएं, इन सब पे क्या है, थोड़ी इसका वो बोलते हैं कि बिल्कुल स्लो हो गया। उसकी जो खोज, इसकी यात्राएं, लोगों की जिज्ञासाएं बिल्कुल समुद्र विज्ञान के प्रति जीर्ण हो गई। तो इसको क्या कहेंगे? इसका अंध युग कहेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है फर्स्ट ग्रेड टाइप कि दूसरी सदी से लेकर 14वीं सदी तक का काल समुद्र विज्ञान के अंतर्गत किस नाम से जाना जा सकता है? तो उसको क्या कहेंगे? हम अंध युग के नाम से जानेंगे। अब लेते हैं हम थर्ड, इसको क्या कहेंगे? खोज एवं अन्वेषण। जैसे जैसे समुद्र विज्ञान की तीसरा चरण आया, समुद्र विज्ञान की खोज में जो युग परिवर्तन हुआ, तो खोज व अन्वेषण का काल, ये कौन सी सदी थी? 19वीं सदी में। 19वीं सदी के अंतर्गत खोज एवं अन्वेषण का काल हुआ समुद्र विज्ञान के अंतर्गत। इसमें खोज एवं अन्वेषण बढ़े। 21वीं सदी समुद्र विज्ञान को व्यापकता की ओर ले जाती है। कौन सी सदी ले जाती है? 21वीं सदी। 21वीं सदी व्यापकता की ओर। और 21वीं सदी में, सॉरी 21वीं नहीं, 19वीं सदी में क्या हो गया कि 19वीं सदी में 3 चरण बने। 19वीं सदी को भी 3 चरणों में डिफाइंड किया समुद्र विज्ञान में। समुद्र वैज्ञानिकों ने क्या किया कि 19वीं सदी का जो चरण आया, 19वीं सदी के 14 से और जो ये 19 के बीच में गैप रहा, और ये जो गैप भरने का काम करेगा 19वीं सदी को, 19वीं सदी किन से ये 3 चरणों में डिवाइड किया गया। 3 चरणों में इसको विभाजित किया। इन तीनों चरणों को देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है? एडवर्ड फोबर्स का काल। समुद्र विज्ञानी थे। कौन थे ये? सागरीय जीव वैज्ञानिक थे। सागरीय जीव वैज्ञानिक क्या थे? एडवर्ड फोबर्स का काल। 1835 से लेकर के 1854 ईस्वी तक का जो काल था, एडवर्ड फोबर्स का काल, वो क्या रहा? सागरीय वैज्ञानिक थे। और इन्होंने सागर तल और सागरीय कहें या महासागरीय कहें, जीवों के माध्यम से समुद्र विज्ञान को समझाने का प्रयास किया या उससे संबंधित अपनी अवधारणाएं प्रकट की। उसके बाद आता है चैलेंजर अभियान का काल। ये बड़ा ही फेमस है, चैलेंजर अभियान का काल। और चैलेंजर काल कहता है, यह आता है 1830 से लेकर के 1882 तक। चैलेंजर अभियान का काल 1830 से लेकर के 1882। चैलेंजर, उसके बाद आता है चैलेंजर उपरांत का काल। चैलेंजर काल आया, उसके बाद चैलेंजर उपरांत का काल। चैलेंजर उपरांत का जो काल था, लुई अगेसिज और अलेक्जेंडर अगेसिज, ये दोनों पिता पुत्र थे। ये दोनों क्या थे? पिता पुत्र थे।
इन लोगों ने चैलेंजर अभियान के उपरांत का जो काल है, इनको समुद्र विज्ञान का व्यापक दृष्टि को दर्शाने वाले वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। और जो चैलेंजर उपरांत काल था, इन्होंने क्या की, लुई अगेसिस और अलेक्जेंडर अगेसिस ने, इन्होंने सागरीय रीफ की खोज की। रीफ से मतलब एटाल, या हम कहें जो सागरीय सूक्ष्म जीव हैं उनका अध्ययन किया। और उसी कड़ी में प्रोफेसर जॉन मरे आए, जिनको क्या है, समुद्र विज्ञान का प्रणेता माना जाता है। और इसी काल में कौन आए, प्रोफेसर जॉन मरे। इनको क्या माना जाता है, समुद्र विज्ञान का प्रणेता, या हम कहेंगे समुद्र विज्ञान को जीवित करने वाला किनको माना जाता है, प्रोफेसर जॉन मरे को। अब इस पूरे समुद्र विज्ञान का एक मैप के रूप में, एक डायग्राम के रूप में समझने का, इसके जो समुद्र विज्ञान का स्ट्रक्चर क्या है, इसके ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे। इस मैप से लेंगे हम, जो नेक्स्ट आता है, ये अपन मान लें कि समुद्र है, ये पूरा, ये क्या है, ये पूरा समुद्र है। ये क्या है, सागर तल, ये क्या है, सागर तल, ये सागर तल है। इस तरह का समुद्र का भौतिक स्वरूप मैंने कहा था शुरुआत में, ये क्या है, सागर तल है। सागर तल, फिर सागर तल, सबसे पहले फिर क्या आते हैं, मग्न तट, सागरीय मग्न तट। कौन से, सागरीय भी कह सकते हैं, या इनको कहेंगे महासागरीय मग्न तट। क्या कहेंगे, सागरीय मग्न तट या महासागरीय मग्न तट। जब हम समुद्र विज्ञान का विस्तृतवार अध्ययन करेंगे, टॉपिक वाइज उसको पढ़ेंगे, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, समुद्र विज्ञान में उनका करेंगे, इसका जो ये स्लोप बना हुआ है पूरा ढाल का, इसको क्या कहते हैं, सागरीय मग्न तट। इनका अलग से, इनकी अवधारणा व्यापक रूप से हम अध्ययन कर पाएंगे। मग्न तट के बाद आता है महासागरीय कटक, फिर क्या आता है, महासागरीय कटक। ये क्या है, महासागरीय कटक, ये जो बनी हुई है वो क्या है, महासागरीय कटक है। कटक के बाद फिर आती है महासागरीय खाइयां, गर्त। खाइयों का आपने मोटे रूप के मैरियाना गर्त का तो सुना ही होगा। तो जो गर्त बनती है वो है, उनको क्या कहते हैं, खाइया कहते हैं, खाइया गर्त। मैरियाना गर्त का मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि सबसे जो गहरी गर्त है वो मैरियाना गर्त है। उसके बाद आता है सागर तल, ये समुद्र तल की औसत गहराई है। ये जो लाइन अपन को दिखाई दे रही है येलो वाली, इसको मैंने किस तरह डिफाइन किया है, सागर तल। इसको क्या कहेंगे, सागर तल। ये उसकी औसत गहराई को मापने के लिए काम आती है। इस तरह से आप सब लोगों को मैंने समुद्र विज्ञान को समझाने की एक सार्थक कोशिश की है, या कहूँ कि पॉजिटिव अप्रोच रखने की कोशिश की है। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां हों, लेकिन मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं इस चीज़ में और सुधार कर सकूं, और ज्योग्राफी की जिस व्यापकता को लेकर या जिस सोच को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं, उसका कुछ अंश भी प्राप्त कर सकूं, तो मेरे लिए खुशी की बात रहेगी। आपका सभी को, लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।